Welcome friends. I am Dr. Farhad Banu, Department of Botany, Government Mira Girls College, उदयपुर। पिछले लेक्चर में हमने इकोसिस्टम को पार्ट 1 के रूप में देखा था, जिसमें हमने जो कुछ बातें देखी थी उनको दोहरा लेते हैं यहाँ पर। इकोसिस्टम शब्द टेंसले ने 1935 में प्रपोज किया था। ऐसा नहीं है कि और इकोलॉजिस्ट ने उसको समझने की कोशिश नहीं की हो, उन्होंने भी समझने की कोशिश की थी और अलग अलग नाम उसको दिए थे। अब हम ये जानते हैं कि प्रकृति में किसी भी एरिया में जो जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं उनमें आपस में केवल अंतरक्रिया ही नहीं होती है, बल्कि उनमें अंतर निर्भरता भी होती है। जैविक का दूसरे जैविक के साथ, जैविक का अजैविक के साथ। तो इस प्रकार से जो जटिल सिस्टम बनता है, जटिल व्यवस्था बनती है, उसको ही इकोसिस्टम कहा जाता है। इकोसिस्टम को संरचनात्मक और क्रियात्मक पहलू के रूप में समझा जाता है। हम ये जानते हैं कि इकोसिस्टम में जो जैविक तत्व हैं, जैविक जो घटक हैं, उनमें पेड़ पौधे भी आते हैं और सभी प्रकार के जीव जंतु भी आते हैं, सूक्ष्म जीव भी आ जाएंगे उसमें। और अजैविक में इनऑर्गेनिक तत्व जो मौजूद हैं वो भी आएंगे और ऑर्गेनिक पदार्थ, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो भी आएगा। इनमें अपघटन चलता रहता है, आपस में एक साइकिल भी चलता रहता है न्यूट्रिएंट्स का, और कई प्रकार से ये वर्क करती है। इसको हम फंक्शन के तहत पढ़ेंगे। हमने पोषण के विभिन्न स्तरों को भी समझने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से सूर्य की जो ऊर्जा है उसको ग्रीन प्लांट्स लेते हैं, या बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक दोनों प्रकार के होते हैं। ये पोषण का पहला स्तर बनाते हैं। उसके बाद उन ग्रीन प्लांट्स को वो उपभोक्ता लेते हैं जो शाकाहारी होते हैं, और उन उपभोक्ताओं को अगले स्तर के उपभोक्ता लेते हैं जो मांसाहारी होते हैं, जो छोटे होते हैं, उनको और बड़े वाले जीव खाते हैं। इस प्रकार एक टॉप कार्निवोर होता है जिसको खाने वाला कोई नहीं होता है। तो ये पूरा जो पोषण का स्तर है उसका लिंडरमैन ने कंसेप्ट दिया था 1942 में, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमने स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट यानी खड़ी फसल और खड़ी अवस्था को भी समझने की कोशिश की थी। किसी भी इकोसिस्टम में विभिन्न पोषण स्तरों में जितना भी शुष्क बायोमास है, बायोमास के रूप में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जितना भी लिविंग मटीरियल है वो दरअसल खड़ी फसल है। और खड़ी अवस्था में जितना भी इनऑर्गेनिक मटेरियल है न्यूट्रिएंट्स के रूप में, वो खड़ी फसल या क्वालिटी है, स्टैंडिंग क्वालिटी है। तो उसके बाद प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता की भी बात हमने की थी, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दो रूपों में समझी जाती है। प्राइमरी होती है उत्पादकों के लेवल पर, और सेकेंडरी होती है जो उपभोक्ता हैं उसके लेवल पर। प्राइमरी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सकल और शुद्ध। सकल यानी जितना प्रकाश संश्लेषण हुआ, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुई वो सकल है। और शुद्ध अपने जीवन की सारी क्रियाओं को करने के लिए श्वसन के रूप में जो एनर्जी निकलती है और उसके लिए जो काम में आ जाती है, उसको यदि निकाल दिया जाए तो वो नेट बनती है, शुद्ध बनती है। सेकेंडरी को हम दोनों में नहीं बांटते हैं क्योंकि वो उपभोक्ता लेवल की बात हो रही है, वो बना नहीं रही है, उस स्तर पे बन नहीं रहा है। अब हम आज के लेक्चर में फंक्शनिंग इन एन इकोसिस्टम को समझेंगे और 4 सब टॉपिक्स के तहत इसको पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, फूड चेन एंड फूड वेब, इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। अब आप ये देखिए कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड फूड चेन एंड फूड वेब, इसको हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। और जो राइट हैंड साइड में है इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स और न्यूट्रिएंट साइकिल, उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। पोषण के विभिन्न स्तरों को हम पढ़ चुके हैं, उनके कार्य, उनके संरचना को हम देख चुके हैं। प्रोड्यूसर बनाने वाले, उत्पादक, फिर शाकाहारी उपभोक्ता, फिर
मांसाहारी उपभोक्ता के विभिन्न स्तर, इनको यदि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, शो करें, तो हम उसको पिरामिड के रूप में, ट्रायंगल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। और उनको 3 प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक है पिरामिड ऑफ नंबर, संख्या के पिरामिड, दूसरे हैं बायोमास के पिरामिड, जैव भार के पिरामिड, तीसरे हैं एनर्जी के पिरामिड। संख्या और बायोमास के पिरामिड सीधे भी बनते हैं और उल्टे भी बनते हैं। ये सीधे और इन्वर्टेड भी बनते हैं, दोनों प्रकार के बनते हैं। लेकिन एनर्जी का पिरामिड जो है वो हमेशा सीधा ही बनेगा। इट इज ऑलवेज अपराइट, नॉट इन्वर्टेड। अलग अलग देखते हैं, तब हम डिटेल पढ़ेंगे उसकी। इन पिरामिड्स को यदि डायग्राम में रिप्रेजेंट करें, सबसे पहले हम संख्या के पिरामिड की बात करेंगे। ये संख्या का पिरामिड है पॉन्ड इकोसिस्टम में। पॉन्ड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कौन होंगे, ऑटोट्रॉफ्स कौन होंगे? वो होंगे छोटी छोटी एल्गी, बैक्टीरिया। ग्रीन एल्गी भी हो सकती है, वो डायटम्स भी हो सकते हैं, वो ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकती है, डाइनोफ्लैजिलेट्स भी हो सकते हैं। तो प्रोड्यूसर के लेवल पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। वो फाइटोप्लैंक्टन्स, उनको जू प्लैंक्टन्स खाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स खाते हैं उनको, क्रस्टेशियंस हो सकते हैं वो खा सकते हैं उनको, बहुत छोटी कोई फिश हो सकती हैं। और उसको अगले पोषण के स्तर वाले बड़े इंसेक्ट्स, फिश वगैरह लेती हैं। मेंढक हो सकते हैं, एम्फीबियंस हो सकते हैं, और टॉप लेवल पे बड़ी फ़िश होगी, क्योंकि पॉन्ड में हम यहीं तक रहते हैं, इसी की उम्मीद करते हैं। अगर लेक इकोसिस्टम है तो उसमें अलग प्रकार के क्रोकोडाइल्स भी हो सकते हैं और भी प्रकार के जीव हो सकते हैं। हम पॉन्ड की बात कर रहे हैं केवल। तो इसमें जो पिरामिड बनता है इसके द्वारा, वो आप ये देखिए कि ये पिरामिड एक त्रिकोण बन रहा है और सीधा त्रिकोण बन रहा है, यानी अपराइट बन रहा है ये। फिर उसके बाद नंबर में ही हम देखें ग्रासलैंड इकोसिस्टम को। ग्रासेस या हर्ब्स हैं जो प्रोड्यूसर हैं, उनको खाने वाले छोटे जीव हैं, जिसमें कीट भी हो सकते हैं, खरगोश भी हो सकता है, चूहा भी हो सकता है। उनको खाने वाले बड़े जीव हैं, रेप्टाइल्स हो सकते हैं, वो अन्य जीव भी हो सकते हैं। और उसके बाद टॉप कार्निवोर जो शिकारी चिड़ियाँ हैं, हाउक हो सकता है, ईगल हो सकती है। इस प्रकार जो पिरामिड बनता है वो भी ट्रायंगल जो है वो सीधा वाला बनता है। और उसके साथ हम उल्टा वाला पिरामिड जो है उसको भी समझ लें। मान लीजिए एक ट्री है या कुछ ट्रीज हैं, कुछ वृक्ष हैं फॉरेस्ट में। अब जैसे मान लीजिए एक ट्री है, वो तो एक ही है, उसके ऊपर जो बर्ड्स हैं फीड कर रही हैं, उनकी संख्या अधिक होती है ट्री से। और उनके ऊपर जो इंसेक्ट्स फीड करते हैं उन ट्रीज, उन बर्ड्स के ऊपर, उनकी संख्या और अधिक होगी। तो यदि इस प्रकार के इकोसिस्टम को देखा जाए जहाँ हम एक ट्री से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ट्रीज हैं उनके ऊपर बर्ड्स और इंसेक्ट्स हैं, तो संख्या के हिसाब से ये जो पिरामिड बनेगा वो हमेशा उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। अब पिरामिड ऑफ बायोमास, जैव भार के पिरामिड को भी इन्हीं इकोसिस्टम्स में
समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला ग्रासलैंड का इकोसिस्टम है जिसमें प्रोड्यूसर्स का जैव भार सबसे अधिक होगा, उसके बाद उसके ऊपर फीड करने वाले का जैव भार उससे कम है, रेप्टाइल्स का और कम है, और हॉक वगैरह का टोटल मिला के यदि देखा जाए तो सीधा पिरामिड बनता है ग्रासलैंड में। लेकिन यदि फॉरेस्ट का जैव भार के हिसाब से देखा जाए, वही जो हम ट्री या थोड़े बहुत ट्रीज़ की बात कर रहे हैं उसको आप देखिए, संख्या में वो कम थे लेकिन जैव भार में वो अधिक हैं। बर्ड्स का जैव भार उसके बाद है और इंसेक्ट्स का जैव भार उसके बाद है, सबसे कम है। तो जो नंबर में उल्टे बन रहे थे वो यहाँ सीधे बन रहे हैं। और इसका उलट आप देखिए, एक पॉन्ड का इकोसिस्टम जो संख्या में सीधा बन रहा था वो जैव भार में उल्टा बन रहा है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन संख्या में तो बहुत हैं लेकिन जैव भार में कम हैं। उसके बाद उनको खाने वाले जैव भार में अधिक हैं, और बड़ी मछलियाँ जो संख्या में बहुत कम है लेकिन जैव भार में उन फाइटोप्लैंक्टन्स और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से बहुत अधिक है। तो ये एक प्रकार से ये उल्टा बन गया है पिरामिड। उसके बाद पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ही स्ट्रेट बनता है, इन्वर्टेड कभी नहीं बनता, क्योंकि जितनी एनर्जी फिक्स की जाती है प्लांट्स द्वारा उसमें से केवल कुछ ही भाग अगले तक पहुंचता है, अगले पोषण स्तर तक पहुंचता है, और जो यहाँ पर फिक्स होगा, जो प्रोडक्टिविटी होगी उसमें से बहुत कम भाग ऊपर पहुंचेगा और सबसे ऊपर पहुंचने वाला तो और कम होगा, यानी हमेशा सीधा पिरामिड बनेगा। अगले लेक्चर में हम इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स में एक नियम पढ़ेंगे जो 10th का नियम है, यानी एक पोषण स्तर पर जो एनर्जी फिक्स होती है उसमें से अगले पोषण स्तर तक केवल 10% एनर्जी ही पहुंच पाती है, 10% ही। तो एनर्जी का इसलिए किसी भी इकोसिस्टम में यदि देखा जाए तो हमेशा ही सीधा बनता है पिरामिड। अगला सब टॉपिक यानी फूड चेन एंड फूड वेब। किसी भी इकोसिस्टम में यदि रिलेशनशिप है तो सबसे मुख्य आधार उसका पोषण है, और पोषण में प्रकृति के अंदर हर जीव कुछ खाता है और वो फिर अगले पोषण स्तर का भोजन बनता है, यानी ईट एंड बीइंग ईटन। इकोसिस्टम में उसको फूड चेन और फूड वेब के आधार पर समझते हैं। फूड चेन के प्रकार, एक है चराई वाली फूड चेन जिसमें इट स्टार्ट्स ऑलवेज विद ग्रीन प्लांट्स। हरे पौधों से शुरू होगी, वो हरे पौधों को चरने वाले एनिमल्स खाएंगे, उनको कार्निवोर्स खाएंगे, और ऑलवेज इट एंड्स इनटू कार्निवोर, एक जाकर के टॉप कार्निवोर पर ये ख़त्म होगी। तो शुरू होती है ग्रीन प्लांट से, एंड होता है टॉप लेवल के उपभोक्ता पर। दूसरे प्रकार की फूड चेन है जिसको हम कहते हैं डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन को इस प्रकार समझें कि इसकी शुरुआत होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर से। सैप्रोफाइट्स जिसे खाते हैं, और केवल सैप्रोफाइट्स से नहीं खाते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के रूप में, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज़ के रूप में, जो उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको अपघटित करते हैं सरल पदार्थों में, और फिर उसको आगे के पोषण स्तर पर मतलब खाया जाता है। इसके एग्जाम्पल को हम समझें, जो इकोलॉजिस्ट ने बहुत डीप स्टडी की थी वो की थी रेड मैंग्रोव लीव्स, फाइटोप्लैंक्टन्स उसके साथ, फंजाई, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज़ और प्रोटोजोआ।
ये पहला पोषण का स्तर बना रहे हैं मिला करके। इनमें जो डिकम्पोजिशन चल रहा है डेड ऑर्गेनिक मैटर का, जिसको खाया भी जा रहा है और सरल पदार्थों को, सरल पोषण को दिया भी जा रहा है, वो जो ये जो हैं, इनको खाने वाले डेट्रीवोर्स हैं, जो क्रस्टेशियंस हो सकते हैं, कॉपीपोड्स, एम्फीपोड्स, श्रिम्प्स, ये क्रस्टेशियंस हैं, और मिरीड MI है ये इंसेक्ट्स हैं। तो ये दे फीड अपॉन द फर्स्ट लेवल ऑफ दिस फूड चेन, दिस ट्रॉफिक लेवल। तो इस प्रकार से जो चल रहा है पहले स्तर पर, और उसका जो अपघटन होता जा रहा है वो अगले स्तर वाले जो हैं वो लेते जा रहे हैं। अब अगले स्तर पर जो ले रहे हैं उन जीवों को छोटी गेम फिश खा रही हैं, और छोटी गेम फिश को बड़ी गेम फिश ले रही हैं। इस प्रकार जो फूड चेन है वो 3-4 स्तर की भी हो सकती है, और उसके मैक्सिमम जो स्तर हैं वो 5-6 भी हो सकते हैं। 5-6 स्तर भी उसके हो सकते हैं फूड चेन के। लेकिन यदि प्रकृति में देखा जाए तो केवल फूड चेन नहीं चलती है। प्रैक्टिस में यदि देखा जाए इकोसिस्टम में, तो वो एक जाल के रूप में चलती है, क्योंकि एक पोषण स्तर केवल अगले पोषण स्तर के लिए नहीं होता है। वो आपस में उनमें एक प्रकार से एक नेटवर्क होता है, और वो नेटवर्क काम करता है। इसको हम समझते हैं कि ग्रीन प्लांट्स हैं, वो ग्रीन प्लांट्स को ग्रास हॉपर भी खा रहे हैं, टिड्डे भी खा रहे हैं, रैबिट भी खा रहे हैं, माउस भी खा रहे हैं उसको। और माउस को सीधा स्नेक, और स्नेक को हॉक ले सकता है, शिकारी चिड़िया। रैबिट को सीधा भी स्नेक खाए बगैर हॉक खा सकता है। ग्रास हॉपर्स को लिजार्ड खा सकती है, और लिजार्ड को हॉक खाता है। ग्रास हॉपर्स को सीधा भी हॉक ले सकता है। तो इस प्रकार ये एक चेन नहीं है, ये एक बहुदिशीय रिलेशनशिप को बता रहा है बायोटिक कम्युनिटी के बीच में। और इस प्रकार से ये अपनी स्थिरता और अपना बैलेंस बनाता है इकोसिस्टम में। और ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम जितना होता है, जितनी कॉम्प्लेक्स प्रकार की, जटिल प्रकार की वेब होती है, उतना ही वो इकोसिस्टम स्टेबल होता है, क्योंकि एक प्राकृतिक चेक जो है वो उस पर रहता है। यदि मान लीजिए सीधी चेन चलेगी और एक जो स्तर है उसमें जीव कम हो गए, तो अगला जो पोषण का स्तर है वो पूरा का पूरा प्रभावित होगा। तो ऐसा नहीं हो, इस कारण से प्रकृति में पोषण के स्तरों में फूड चेन नहीं बल्कि फूड वेब ऑपरेट करती है। ओके, आज बस इतना ही। थैंक्स।